नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान संग्राम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब वैसे तो संग्राम सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने सक्सेस हासिल करी है अलग अलग लेवल पे। पहले आपने मतलब वर्ल्ड लेवल पे रेसलिंग में नाम कमाया, और हाल ही में जो आपने पिछले साल एमएमए में जो पाकिस्तान के रेसलर को हराया, तो उसके बाद तो मतलब मैं समझता हूँ यूथ के बीच बहुत दीवानगी आपकी बढ़ गई है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं देखता हूँ प्रशांत भाई कि क्या है कि जिंदगी तो बहुत छोटी ही है। आजकल उम्रदारी हो गए हैं। उम्रदारी नहीं होता था, गांव में खेल दिखाता था, वहां से अनाज ले लिया, फिर दूसरी जगह तंबू लगा दिया, फिर वहां से अनाज ले लिया, फिर तंबू तीसरी जगह लगा दिया। तो जो परमात्मा कर रहा है रोजी रोटी चलाने के लिए, जो चीज़ मौका मिलता है वो कर लेते हैं, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है भी नहीं जी। और जिंदगी खूबसूरती यही है। अगर सब कुछ हमारे हाथ में हो गया ना, तो जिंदगी आनंद खत्म हो जाएगा। मैंने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया जी। और आप हंसोगे कि एमएमए है स्पोर्ट्स जो 18, 20, 25 जो यंग वो है ना जनरेशन, उनका स्पोर्ट्स है। हमने 40 के बाद टर्न किया। तो इस एज में एमएमए टर्न करने वाले तो वर्ल्ड के पहले इंसान है। इंडिया के फर्स्ट मेल रेसलर थे। इंडिया के पहले मेल रेसलर है। तो पिछला जब मेरा मैच था ना जॉर्जिया में जी, तो जो चेक करने वाला है ना, पता क्या मुझे क्या कह रहा हूँ वहाँ पे, कि अपना हार्ट संभाल के रखो, अपना बीपी संभालो, अपने शरीर को संभालो, क्यों फालतू पंगा लेते हो। मैंने कहा भैया डरा रहा है, चेक कर रहा है। बोला ये मतलब फुल ऑन, और वो गोरा ही था। बोला आर यू इनसेन, मतलब मैंने कहा मतलब पागल हो तुम? मैंने कहा पागल है तब तो यहाँ आए हुए, नहीं तो अगर तो नॉर्मल होते घर पे रहते अपने। मगर पता है क्या है कि हमारे देश में दो स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर हैं, एक सॉकर और दूसरा कॉम्बैट स्पोर्ट्स। मगर उसके बावजूद भी दोनों की कोई भी बड़े खिलाड़ी या बड़ी टीम नहीं है। बिल्कुल। फुटबॉल इतना मतलब जो नए बच्चे हैं ना, मैं देखता हूँ नेफ्यूज हैं मेरे, बाकी हैं, उन्हें क्रिकेट पसंद नहीं है। और चलो विराट कोहली को उन्होंने देख लिया, फॉलो कर लिया, मगर वो सॉकर के दीवाने हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश की सॉकर की टीम वहां तक नहीं है। जी जी। और फिर वो एमएमए के सब स्टार को जानते हैं। रेसलिंग मैंने बताया ना कि दुबई मैच हुआ था, उनको मतलब नहीं रेसलिंग का, किसी को जानते ही नहीं। तो फिर मैंने देखा कि ये है, फिर मुझे मौका मिला, तब ये देख के थोड़ा सा मोह हुआ। अब जिस मैं लीग में खेलने जा रहा हूँ, ये लेवल फाइट लीग, ये यूरोप की सबसे बड़ी लीग है। ओके। और इसलिए इस लीग में खेलने वाला मैं फर्स्ट इंडियन मतलब फाइटर हूँ। तो ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस लीग का प्रेसिडेंट आएगा 15 को, फिर मेरा अपोनेंट कौन है वो रिवील करेंगे, फिर वो उनके हिसाब से बात होगी, उनके हिसाब से वो होगा, क्योंकि उनके रूल रेगुलेशन थोड़े से टफ होते हैं। जितने बीवी के रूल रेगुलेशन टफ नहीं है ना, इतने यूरोपियन के होते हैं, समझ रहे हो? जी जी। तो मैं देखता हूँ ना अभी पायल जी ने सबको, तो मुझे लगता है कि भाई इनको ना वही पैदा होना चाहिए था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूरोप, समझ रहे हो, कट टू कट हर चीज में। जी जी। जैसे उनको आपने गलती से बोल दिया ना कि भाई ये काम चलो ये कर देंगे, 4 बजे कर देंगे, तो शार्प 4-1 पे फिर आपको आएगा, आपने काम नहीं किया। मेरी बात तो सही है। तो वो आएंगे, तो फिर मैंने कहा चलो उसके लिए वो कर लो। और अब खेलना तो इसलिए है कि मान लो जब मैं मैच करता हूँ, खेलता हूँ, जीतना हारना दूसरी बात, थोड़ा रिस्की तो है ये, उससे ढेर सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं। जैसे मैं फ्लाइट से आया तो मुझे ढेर सारे यंगस्टर मिले। मैं रेसलिंग करता था, दूसरी चीज करता था, तब इतने वो नहीं थे। अब मैं जैसे लोधी गार्डन में रनिंग करने गया आज सुबह, आज मैंने कम से कम 117-18 फोटो खिंचवाई बच्चों के साथ में। आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है एमएमए के बाद? ये सारे बच्चे एमएमए वाले हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतना खून खराबे वाला स्पोर्ट्स है, तो हमारा देश सही जगह नहीं जा रहा है। ये सारे बच्चे फैन उसके हैं, समझ रहे हो ना? बहुत ब्लड का, बहुत उसका स्पोर्ट्स है। तो मैं सोच रहा हूँ कि देश फिर कहाँ जा रहा है, क्योंकि पहले जो यूथ तो आजकल वेब सीरीज में उनमें सब में यही वाला स्पोर्ट्स दिखाया जाता है। इसीलिए तो एनिमल ये सब ऐसी फिल्में चलती हैं, समझे ना? कि अब मैं हैरान था कि भाई सारे बच्चों को वही चीज देखनी है जिसमें बहुत आज। अब तो ये दूसरी बात है, घर वाले भी नहीं पीटते, स्कूल में टीचर भी नहीं पीटते। अब हमारा जमाना तो अलग था। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई जाकर हम कहाँ रहे हैं। पहले युवाओं के आदर्श देखते थे, भगत सिंह साहब थे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस,
राजगुरु, सुखदेव, ये सब आदर्श होते थे। अब आजकल के आदर्श वो हैं जो वो सोशल मीडिया पे, जिनको आजकल एक नई भाषा में बोलते हैं, वो शब्द भूल गया मैं उनका, कुछ ऐसा ही शब्द बोलते हैं उनको, कि वो बच्चे झगड़ते रहते हैं आपस में जी, कुछ प्रमोट करते रहते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। तो उन सब बच्चों को देख के मुझे लग रहा है कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, मगर ठीक है। मगर आपने मतलब ये जब एमएमए चुना और इसमें जाने का मतलब आपका जो मन बना, उसके पीछे क्या फैक्टर था? उसके पीछे ये फैक्टर था कि जब मैं दुबई में मैच खेल रहा था कई साल बाद, तो एक शारजा शेख था, उससे मेरी दोस्ती हो गई। मतलब उसके फादर शेख है, वो उसका सन है। तो उसने मुझे बोला कि आपको ना एमएमए खेलना चाहिए। अब तक तो मैं एमएमए के बारे में कुछ जानता था ही नहीं। तो फिर मैंने देखा एमएमए के भाई ये थोड़ा सा ये है। फिर मैंने कहा एक मुंह बचा हुआ, बाकी सब टूट ही गया है। तो मैंने कहा ये भी टूट जाएगा, नाक तो पहले ही टूटा हुआ है। तो क्योंकि चोट लग गई थी। तब फिर मैंने सोचा, फिर मेरे नेफ्यू से मैंने पूछा कि भाई रेसलिंग का मैच देखा, ये सब किया? बोला कहाँ रेसलिंग यार, पकाते रहते हो, नॉर्मली वो सब है। उसने बताया कि एमएमए में खबीब स्टार है, दूसरा स्टार है, एक और का किसी का नाम लिया वो स्टार, और मैं किसी को नहीं जानता था। फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला स्पोर्ट्स था, मतलब ये तो इंडिया का गूगल दिखाएगा, तो उसमें से 70% ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स था, 30% फुटबॉल था, सोकर। फिर मैंने सोचा कि फिर मुझे एक मौका मिल गया। फिर मौका मिला, वो मैच ट्रेंडिंग में आया, क्योंकि ट्रेंडिंग में इसलिए आ जाता है कि मैं 40 से ऊपर ये कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। फिर अब ये मुझे इसका लीग से जुड़ने का मौका मिल गया। बीच में मेरा एक साल गैप इसलिए हो गया कि मैं किसी बहरीन में और एक अमेरिकन था, कुछ लीग डिफरेंट कर रहे थे, उनके साथ मैं एसोसिएट होने वाला था। तो उनके कारण फिर मेरा थोड़ा सा लंबा गैप हो गया कि भाई ये गैप हो गया, आप इनके साथ नहीं जा सकते। और मेरी क्या आदत है कि प्रशांत जी, मैं सब में अच्छा ही देखता हूँ जी, क्योंकि हमारे में तो खूबी रह गई है, खामी तो सब निकाल ली है लोगों ने, समझ रहे ना जी। तो वो टाइम पास करते रहे, काफ़ी चीज़ बड़ी बड़ी बात करते रहे, बहुत मैं सुनता रहा। आजकल तो ये हो गया, जब हम 20-30 में थे ना, तो हम सोचते थे भैया हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें सब पता है, हमारे से ताकतवर कोई नहीं है, हम ये हैं। जब आप 40 से ऊपर जाते हो ना, फिर पता चलता है कि भाई बहुत दुनिया है, हमें कुछ पता है नहीं, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। तो इसलिए मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहता हूँ, जो बेवकूफ़ बनाता है ना मैं बेवकूफ़ भी बन लेता हूँ। जी, चलो खुश हो जाए, क्या फ़र्क पड़ना है। अब तो आजकल कोई गाली भी देता, बुराई भी करता है ना, कोई वो करता है, तो मैं उसको भी बोलता हूँ कि नहीं बोला, मैं थैंक यू सो मच भैया। इतनी भागादौड़ी जिंदगी में जब हमारे बारे में कोई सोच रहा है और एक लाइन बोल रहा है, तो मतलब बड़ी बात है, समझे ना प्रशांत? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतनी भागादौड़ी जिंदगी में कोई हमारे लिए सोच रहा है। ये तो लाइफ का मंत्र दे रहे हैं मतलब आप लोगों को ना, कि नहीं सच कह रहा हूँ, खूबसूरत बात है कि कोई अगर हमारी बुराई करता है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि कितनी फास्ट लाइफ है, किसके पास टाइम है? जब वो अपना कीमती टाइम दे के, अपना सब कुछ इमोशंस दे के, फिर वो हमारे लिए कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो देखो रिस्पेक्ट तो बनती है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच भैया। अब दिक्कत ये है कि भाई अपने बारे में मैं आज तक खुद नहीं जान पाया हूँ, लोग पता नहीं कितना जान लेते हैं। सच बता रहा हूँ, मतलब मैं आज तक खुद नहीं जान पाऊँ कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ, और जब मैं बाहर देखता हूँ तो सारे ढेर सारे जान लेते हैं। जी, तो ये लाइफ है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब संग्राम सिंह, आप आज भले ही देख रहे हो उनको कि वर्ल्ड लेवल के रेसलर हैं, दुनिया भर में नाम कमाया है, एमएमए में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 40+ एज में जाके, लेकिन उनका बचपन ऐसा नहीं था। आज वो जैसे दिख रहे हैं ऐसे नहीं थे, बहुत मुश्किल टफ था उनका बचपन। 8 साल की एज तक आपने मतलब बहुत टफ समय बिताया, व्हील चेयर पे भी रहे हैं, सब थोड़ा बताएं प्लीज। मैं 8 साल की एज तक नहीं, मैं 8 साल इस बीमारी से पीड़ित रहा हूँ जी, 3 से 11 साल तक, 11.5 साल तक। तो रूमेटिक अर्थराइटिस था, जिसको गठियाबा बोलते हैं, और डॉक्टरों के अनुसार ये बीमारी 99.9% ठीक नहीं होती। कई डॉक्टर भी अपने हिसाब से ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आम बात, जो खाना कहीं फंस जाता है, सड़ जाता है, तो जहाँ पे कहीं भी हड्डी में ब्लड की सप्लाई खत्म हो जाएगी, तो वो या तो फूल जाएगी या फिर वो सिकुड़ के काली हो जाएगी, मतलब वैसी हो जाएगी। तो वैसे पैरों से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वो यहाँ तक आ गया। एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, खाना ढंग से चबाने में भी मतलब थोड़ा सा पेन होता था। फिर आसपास दिखाया, बहुत हम्बल फैमिली से थे,
ये भी नहीं होता था कि भाई पैरों में जूते हों या कोई अच्छी वो, तो मतलब बहुत बहुत हम्बल फैमिली से। आज इसलिए मैं आज इन सबको देखता हूँ, बच्चों को, किसी भी गरीब से गरीब घर का बच्चा देख लो, ट्रैक सूट पहने मिलेगा, जी। उसके पास जूते मिलेंगे। हमें तो जूते एक जोड़ा तब मिलते थे जब अनाज निकलता था खेतों में, और हम तो वो बच्चे थे कि जिनको रोते थे ना चुप कराने के लिए फिर पीटे जाता था। मतलब रो रहे हैं ना, ज्वाइंट फैमिली थी, फिर दो तपेटे मारे जाते थे, फिर चुप होते थे हम। तो किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे डॉक्टर है किसी बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली, वो किसी से पैसे वैसे ले ला के मुश्किल से लेके आए, और तब मैं 7 साढ़े 7 साल का था। बोले इस बच्चे को बाहर बैठा दो, तो बोला ये मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, और आप जो ये एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने सक्षम दिख भी नहीं रहे हैं, आप एनर्जी लगा रहे हैं, कोई अपना पैसा लगा रहे हैं, तो वेस्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि इस बीमारी में क्या है कि हड्डियों को बड़ा संभालना होता है, बड़ा देख के करना होता है, मसाज वसाज नहीं करनी, कुछ ये नहीं करना। अगर मेरी माता ज़्यादा पढ़ी लिखी होती ना, मेरी माता जी, मैं नहीं कह रहा कि पढ़ना लिखना गलत नहीं है, ठीक है, पढ़ाई से आपको शब्द समझ आते हैं, अनुभव से अर्थ समझ आता है। तो वो अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, शहर में रही होती ना, तो मैं ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि वो साइंस में बिलीव रखती। साइंस मैन मेड है, नेचर गॉड मेड है। साइंस तो इंसान ने बनाई है और प्रकृति को भगवान ने बनाया है। तो डॉक्टर ने बोला था मसाज नहीं करना, दिन में 15 बार मसाज करती थी, 10 बार, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। और जी डॉक्टर ने मुझे बोला था 6 महीने जिंदा रहेगा, वो डॉक्टर साहब कई साल पहले ही निकल गए। मैंने उसके लड़के को फोन किया था, कई साल की बात हो गई, डॉक्टर साहब कहाँ, बोला तो चले गए। मैंने कहा आप, बोला मैं डॉक्टर बन गया। मैंने कहा अब तो कुछ बोलूंगा नहीं भैया, इंजीनियर कुछ होते तो बताता। तो क्या है कि रूमेटिक अर्थराइटिस का एक नट शेल क्या है, सबको बता दूं कि जैसे हमारा ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो स्टीरॉयड देते हैं उसके, उसमें स्टीरॉयड देंगे ना तो ब्लड पतला हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा आराम हो गया, या हड्डियां मिलती है। फिर बंद करते ही फिर वो हड्डियां आपस में काट देती, गैप बन जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बीमारी 99.99% क्योरेबल नहीं है, और ये बीमारी क्योरेबल है, हर बीमारी क्योरेबल है भाई साहब। जैसे ये अर्थराइटिस है, ज्वाइंटिस है, कैंसर है, टीबी है, बीपी है, अर्थराइटिस है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी बीमारी है ही नहीं जो, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज बीमारी है ही नहीं। कोई भी बीमारी है, जब हम उल्लू बनते तो बीमारी आ जाती है। उल्लू यानी रात भर जागना, ये सारी चीजें करना। आजकल तो हम भी बने हुए हैं, जब ये मैच में वो भैया उनका दिन होता है, हमारी रात होती है कई उसमें। और फिर जब इंसान बनते हैं तो फिर चली जाती है। और इंसान को है ना बीमारी या बाकी चीज इतना नहीं मारती जितना उसको चिंता मारती है, टेंशन मारती है। तो इसलिए टेंशन से वो नहीं करना चाहिए। आज एक सुबह मुझे मिल गया, वो बोले भाई साहब मैं गंगा स्नान करने गया था। तो मैंने कहा इससे क्या होगा, आप गए अच्छी बात है, गंगा तो हमारा पवित्र वो है। बोला भाई साहब छोटा मोटा पाप हो गया था और धुल गया। तो मैंने कहा अच्छी बात है भैया, लोग कहीं बैठे थे। मैंने कहा देखो बात ये, गंगा स्नान करना, हज करना, ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी बात है, गरीबों के पाप धुल जाते हैं। अमीरों के पाप तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही धोता है। बिल्कुल सही। देखो गरीबों के पाप तो गंगा स्नान से, हज से धुल जाएंगे। हिंदू है तो भाई गंगा स्नान कर लिया, मुस्लिम हज चला गया। अब जो अमीर है उनको तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके पाप धो गंगा तो धो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे जब नॉर्मली इंसिडेंट आते हैं लाइफ में तो मैं देखता हूँ। बाकी निचोड़ ये है भाई साहब कि जब हम खुद को थोड़ा सा अपने बारे में जान लेते, पहचान लेते हैं ना कंप्लीटली, तो कोई जो बड़े जैसे कबीरदास साहब जैसे हैं या विलियम शेक्सपियर जैसे हैं, या जो बड़े जो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, वो अपने आप को जान पाए हैं। हम तो क्या है कि 1-2% जान पाए हैं कि भाई ये चीज़ें ये हैं, और मिलने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि खुद से मिलने आए तो दुनिया से मिल के चल दिए। तो हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते जी। जब आप खुद को पहचान लेते हो ना, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। और साधारण बनने के लिए बड़ा असाधारण बनना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले आपकी ये वाली जो पिछले साल आपने MMA में जीत हासिल की थी, वो खबर दोबारा से वायरल हो गई।
वो दोबारा से लोगों को ऐसा लगा कि आपने मतलब कि हाल ही में किसी पाकिस्तान के उसको हराया है, तो हमने उसको जब फैक्ट चेक किया तो वो ऑब्वियसली वो पिछले साल की खबर थी। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि पाकिस्तान से जब मुकाबला होता है, चाहे वो किसी भी उसमें हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर आपका MMA हो, तो एक अलग ही लेवल पे क्रेज़ पहुंच जाता। तो आपका क्या मतलब उस टाइम वो था कि आप वहाँ पे क्या फील कर रहे थे जब आप लड़ने जा रहे थे? आपको ईमानदारी से बताऊं, उस रात को मुश्किल से 2 घंटे नींद आई होगी, वो भी ऐसे इधर से उधर होकर। वो टेम्परेचर में चेक करता ना, 100 से ऊपर जरूर मिलता। आप कोशिश कर रहे हो सोने की, सोया नहीं जा रहा। सुबह उठ के मैं कुछ फ्रेशन अप करके खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ, खाना नहीं उतर रहा। वो बोले शाम को आपका मैच होगा, चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा जूस पी लो, कुछ पी लो। शाम की बजाय रात को मतलब 4:30 बजे इंडिया के टाइम पे मैच किया उन्होंने, 9 बजे टाइम देके। टॉयलेट जा रहा हूँ, बाथरूम वॉशरूम जा रहा हूँ, वो उतर नहीं रहा है। बहुत कूल दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप में कूल है ही नहीं, मतलब माइंड में वही चल रहा है। जब आप स्टेडियम में पहुंचा तो 5000 कैपेसिटी थी उसकी, उसमें 4500 इंडियन बच्चे थे जो वहाँ पे डॉक्टरी कोर्स करने गए हुए। 400 पाकिस्तानी थे, 100 उनके जो खुद करवा रहे उनके सिर्फ 100 आदमी थे। तो फिर वो कह रहे कि देख रहा हूँ कि वो झगड़ रहे हैं जो मेन वो जो यूरोपियन है कि भाई द इंडियन दे आर शूटिंग। अरे मैंने कहा भाई टिकट लेके आए, मैं क्या करूँ, इसमें शूट कर रहे हैं तो वो तो उनकी मर्जी। वी हैव एक्सक्लूसिव राइट्स, और जब तक हम रिलीज नहीं करेंगे वो कैसे वो कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन, वो 20 घंटे ऐसे हो जाते हैं। और सुबह सुबह आके कोच पता क्या बोलता है कि भाई नेपाल से हार जाओ, बांग्लादेश से हार जाओ, मगर इनसे मत हार जाओ। और ये उनका कोच भी सेम बात ही बोलता है। मतलब प्रेशर दोनों तरफ बहुत हाई। और फिर 19 साल मेरे से छोटा हो, 18-19 साल, आधी उम्र का हो गया, आधी उम्र का। तो वो सिचुएशन ऐसी होती है, जब मैं सच बताऊं, मैं रिंग में भी गया ना, मैं किसी पब्लिक को देख ही नहीं रहा था, कुछ था ही नहीं, माइंड वो पूरी बॉडी में घुसा हुआ था। जब एक पंच पड़ा ना यहाँ पे, तब जाके थोड़ा सा वो मतलब समझ रहे हो चेतना कि भाई चेतना है कि भाई ये तो बहुत पीटेगा, खड़ा रहा तो। वो तो कोच समझा रहे, एक 12 कोच था, एक जॉर्जिया कोच था जो ओलंपिक कोच है, वो भी साथ में था मेरे, डेविड इसका नाम था। मेरे इधर से भूपेश कोच साहब थे। तो डेविड में समझा रहा, देख यू आर नॉट बॉक्सर, खड़े रहेगा ना बहुत पीटेगा, वो नया लड़का है। और मैंने उसके हाथ देखे हैं, उसके हाथ बहुत स्पीड से चलते हैं। मैंने कहा डरा रहे हो या कुछ बता रहे हो? मैंने डॉक्टर तो डरा रहा है या आप डरा रहे हो? बोला डरा नहीं रहा, बेवकूफ मत बन, वो अपनी भाषा में। 1-2 लगेगा, नीचे गिर के बाउट खत्म करना, खत्म नहीं होना तो इसको नीचे गिरा के रखना 3 राउंड में, ऐसे 5-5 मिनट 3 राउंड है, इसकी टांग पकड़ना, ये टांग कमजोर है। और सच बताऊं मेरे कोई माइंड में जा ही नहीं रहा, वो बता रहे हैं, वो लगा रहे हैं फेस पे, चेक कर रहे हैं। सिर्फ एक तो दांत में गार्ड आप पहन सकते हो, एक हमारे जो प्राइवेट पार्ट है वहां पे एक गार्ड लगा सकते हो, बाकी ग्लव्स उनके वैसे होते हैं कि सिर्फ पहनने वाले हुए, कुछ उसमें वो नहीं होता, मतलब उसमें सपोर्ट नहीं होता, यानी लगेगा। और फिर मुझे एक बात और पता चली वहां जाके कि भाई यहाँ पे लग गया तो इंसान बेहोश हो जाता है। तो फिर मैंने कहा फिर इतना तो बचे नहीं, अब क्या करें। तो फिर मुझे एक ने बताया कि पास आए ना तो लात मारना, उसके कोच बोला कि जैसे पास आए लात मारना, और फिर मौका दे क्यों कर लेना। जब एक मुक्का पड़ा ना, तब जाके चेतना आई, तब जाके पता चला कि भाई ये है या वो है। फिर वो, और इतना शोर रहता है, मतलब रिकॉर्डिंग में आप देखोगे यहाँ पे शोर नहीं है, इतना हा हुल्ला रहता है, मतलब कि क्या मजाल कि आप कुछ सुन भी लो। तो सिर्फ कोच की तरफ देखा मैंने, जब एक मौका पड़ा तो वो मुझे इशारे कर रहा कि भाई ये चीज़ कर लो। टाइम देखा कि भाई स्टार्ट हो गया, फिर मुझे पता नहीं कि वो 90 सेकंड में ख़त्म हुआ, वो 80 सेकंड में ख़त्म हुआ। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कल मैच मैंने खेला था, अब मैं दूसरा खेल रहा हूँ, ये उसका एडवांस लेवल है, ये इससे टफ है। तो पाकिस्तान में मैच खेलना बड़ा मुश्किल है, चाहे आप जितना भी वो हो जाओ, पाकिस्तान के खिलाफ है ना, वो ट्रिपल मुश्किल है। चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो रेसलिंग है, चाहे वो MMA है। जैसे मैंने वो सूर्याखा को कोर्ट भी देखा था कि वो मुकाबला नहीं है, वो ठीक है उसने बोल दिया, अभी वो उतनी मैच्योरिटी नहीं है।
कोई भी अपोनेंट आपका कितना ही कमजोर हो, कोई अपोनेंट कमजोर नहीं होता। कोई कमजोर नहीं होता, बिल्कुल। जब अपोनेंट खड़ा होता है ना, तो अगर आप उसे कमजोर समझते हैं ना, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं। भले ही मैं कह रहा हूं कि मैच में कोई रिकॉर्ड काम नहीं आते, वो दिन काम आता है, वो परफॉर्मेंस काम आती है, वो उस टाइम आपने क्या किया वो काम आता है। पहले पाकिस्तान हमारे से आगे था स्पोर्ट्स में, कुश्ती में भी मिट्टी मिट्टी कुश्ती बहुत आगे थे वो एक टाइम पे। ये अब कुछ 10 15 20 साल से बहुत थोड़े डाउन आ गए। और ये नहीं कि कमजोर हैं। अब पिछला जब ओलंपिक हुआ, एक वो अरशद नदीम था, वो जीता, 9 मिलियन किया। अब भले इसका मेडल नहीं आ पाया, या अपने नीरज का भी नहीं आ पाया, मगर कोई भी खिलाड़ी कोई भी जब वहां पे जाता है वो कमजोर नहीं होता। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि चैंपियन वो नहीं है जो मेडल जीतता है, चैंपियन वो है जो लगातार कोशिश करता है। आप मैदान मत छोड़ो, आप चैंपियन हो। चाहे आपका जर्नलिज्म का है, चाहे आपका स्पोर्ट्स का है, चाहे आपका पॉलिटिक्स का है, चाहे आपका ब्यूरोक्रेसी का है, किसी भी, अगर आप मैदान में लेटे रहने, गांव में कहावत है, किसी भी कितने कमजोर बछड़े करड़े को छोड़ दो, थोड़ी देर में सांड या खागड़ बन ही जाएगा। अगर वो रहा तो जी जी जी। तो मैदान छोड़ दिया फिर हम हारेंगे। फिर तो हारे। तो कल तक जो रेसलर मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते थे, मैं बताऊं, ढेर सारे समझते थे कि भाई मैं वो नहीं। देखो समय का वो देखो, आज उन सब के बच्चे मेरे फैन हैं। वो सब मुझे फोन करते हैं कि बेटे को मिलवाना था, या बेटी को मिलवाना था, या इसको करना था। क्यों? वो फर्क क्या रहा उनमें, उन्होंने अपना बहुत अचीव किया, छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया। और मेरी तो मजबूरी, मैं तो हीटर पे बैठा हुआ हूँ, उठूंगा तो आज खत्म हो जाएगी, बैठा तो बम जल गए। तो मैंने छोड़ा नहीं हूँ, मैं लगा हुआ हूँ। जैसे मैंने ढेर सारे शो किए जी, सब कुछ किया, और मैं फिल्म आती कर लेता था, कुछ रोजी रोटी के लिए करते थे, फिर बाद में थोड़ी रोजी रोटी ठीक हुई तो नॉर्मली करते। फिर किसी आप जैसे सज्जन ने मुझे श्याम बेनेगल साहब से मिलवा दिया, मैं भी थोड़ा सा नाम सुना, क्योंकि मैं भी सीरियस था नहीं इतना। एक वो फिल्म बनाने वाले हैं तो वो सीरियस हो गए। मैं वर्षों वहाँ से हाजिर ही जाता था 3 साल, मगर जो उस इंसान से मैंने सीखा ना, उसके बाद मैंने ना कोई आलतू फालतू फिल्म की, ना कोई छोटा मोटा रोल किया। इवन 3 साल में दूसरा काम भी नहीं कर सकता था मैं। फिर मुझे पता चला कि सिनेमा क्या होता है। उस इंसान ने बताया कि भाई अभिनय कोई सिखा नहीं सकता है, अभिनय आपका अनुभव, आपका अभिनय है। आपको एक्टिंग तब करनी है जब आप किसी दूसरे की जिंदगी जियोगे, उसके अनुसार आप एक्टिंग करोगे। नहीं तो आप एक्टिंग करोगे नहीं, खड़ा होना सिखा देंगे, वो सिखा देंगे। तो उस इंसान से मैंने बहुत सीखा। अब जो मैं किसी के साथ फिल्म कर रहा हूँ, वो नहीं कोई बड़ा कैरेक्टर, मगर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो उसने मुझे सिखाया कि भाई आपका जो ये है, या तो इंपॉर्टेंट करो, या फिर नेगेटिव करो, तो कोई ऐसा करो कि वो थ्रू आउट कुछ वो करने की कोशिश कर रहा है, यूज मत हो। तो उसमें ठीक है, मतलब आपका कैरेक्टर याद रह जाना चाहिए लोगों को। चाहे भले ही आप 1 मिनट के लिए आओ, तो 1 मिनट उनको याद होनी चाहिए कि भाई आप 1 मिनट के लिए आए थे। और मैंने 2 सुपरस्टार की फिल्में छोड़ दी, उनको थोड़ा बुरा लगा, एक क्या तो बहुत न्यूज़ बाहर आ गई। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी सुपरस्टार या कोई भी कुछ आपका करियर नहीं बना सकता। आपका करियर सिर्फ आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन बना सकता है, किसी भी फील्ड में हो। एक मेरे दादाजी मुझे एक बात बोलते थे कि बेटा चमचा हमेशा कड़छी होती है ना, हमेशा बर्तन में रहती है, तो चमचा जिसको बोलते हैं वो बाहर नहीं आता। तो कितनी आप चमचागिरी कर लो, कितनी कुछ कर लो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, वो मेहनत करके वो स्किल पैदा नहीं करोगे, टैलेंट भी मेहनत से बन जाता है जी, तो तब तक आप आगे नहीं आ पाओगे। इसलिए मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, ना होता कि भाई चलो ठीक है, ये रोक भी लें, प्रयास भी कर लें, और कुछ होगा नहीं, क्योंकि सूर्य प्रकाश को रोक नहीं सकता जी, उसका उदय होना निश्चित है। मगर जो आपने सुपरस्टार की जब फिल्म छोड़ी, जब तो बड़ी चर्चा रही, गहमा गहमी रही। एक की छोड़ी, वो तब बहुत चर्चा रही। फिर दूसरे ने मुझे घर पे बुलाया, तो घर पे बुलाए से बैठे थे, ला संग्राम ये एक फिल्म है, और 2 घंटे फिल्म, 20-22 मिनट का आपका रोल, और आप लास्ट में आपकी मेरी फाइट है। मैं खुश हो गया, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो ये सब है। तो फिर मैंने पूछा कि करता क्या? बोला टेरिस है, बच्चों को उठा लेता है। तो उस समय सोचा ये वो तो बुरा मान गया, अब इसको बोलवा नहीं बुरा मानेगा। मैं वहाँ से घर पे आ गया, मतलब एक आधे घंटे का रास्ता था। मैं सोचता, फिर मैंने एक मैसेज टाइप किया सोने से पहले, उसको मैसेज भेजा,
कि भाई साहब ये तो मुश्किल है थोड़ा सा, मेरा वो ईमान रोज तो फोन आया, तुम पागल हो, अरे तुम्हें ढेर सारी फिल्में मिलेंगी, ढेर सारा नाम हो जाएगा आगे, तुम वो कर लेना। मैंने कहा भाई साहब मेरा उद्देश्य सिर्फ फिल्म करना नहीं है, मेरा उद्देश्य और मेरे, तुम पागल हो, पैसे कमाओगे सारी चीज़ होगा। मैंने कहा ये जो चीज़ करूँगा छप जाएगा और मुझे नींद ही नहीं आएगी, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर, तो मतलब थोड़ा बुरा मान गया हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप बहुत बहुत आपका आभार कि आपने सोचा कि ये करूँ। आप भले ही मुझे वो रोल दे दो जो वो 1-2 मिनट का ना, जो वो किसी को मारता है अच्छी चीज़ के लिए, फिर वो मर जाता है, तो मैं वो कर लूँगा, और मुझे कुछ भी मत देना, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। तो फिर सोचा पागल है, नॉर्मली है, वो रख दिया। तो फिर दिक्कत क्या है कि भाई साहब मैंने जितने ऑडिशन दिए ना, कोई भी ऑडिशन में मैं पास नहीं हुआ। 3-4 ऑडिशन दिए मैंने, क्योंकि ऑडिशन में आपका टैलेंट जज होता है नहीं। श्याम बेनेगल साहब, अब पता है मेरी वो क्या है, आप मुझे 10 पेज दे दो, मैं 10 पेज को ना 1 मिनट में उसका भाव देख लूंगा और बहुत बेस्ट करूंगा। मगर ऑडिशन वाले बोलते हैं ये लाइन रटो और ये शब्द तो शब्द बस इतने फ्रेम में रह के आप वो करो। जिसमें थोड़ा सा दिमाग होगा ना, थोड़ा सा टैलेंट होगा ना, वो कर ही नहीं पाएगा। जो बिल्कुल बेवकूफ़ होगा ना, वो होगा वो समाचार की तरह बोल देगा कि आज ये हुआ, देश में ये हो गया, और 5 गाड़ियाँ वो हो गई और 6 हो गया, मतलब वो ऑडिशन होता है। और काफ़ी ऑडिशन ऐसे फेक भी होते हैं, काफ़ी नॉर्मल बात। हालांकि मैंने जो मैनेजर थे नॉर्मली थे, उनके थ्रू लोग टेस्ट दिए, मगर मैंने श्याम बेनेगल साहब को जब भी बात बताई ना जी, तो उसने बोला कि भाई पागलपंथी है। बोला किसी एक्टर को आप इतने फ्रेम में सेम लाइनों के साथ जज नहीं कर सकते, उसका हाव भाव देखो। तो क्या होता है कि आज मेरे दोस्त जैसे काफ़ी, जैसे प्रकाश झा साहब हैं, सब मेरे साथ दिक्कत क्या हो रखी है कि मैं उन सबको जानता हूँ, मैं जब सब वो मुझे सब जानते हैं। जहाँ पे रेसलर समझना चाहिए वहाँ पे एक्टर समझते हैं, जहाँ पे एक्टर समझना चाहिए वहाँ पे रेसलर समझते हैं। तो बीचे फंसा हुआ। मतलब आपकी रेसलिंग और एक्टिंग की एक वो चीजें आपस में क्लब पता क्या, जहाँ पे रेसलर समझना चाहिए वहाँ पे एक्टर समझते हैं, और जहाँ पे एक्टर समझना चाहिए ना वो सब रेसलर समझते हैं। अब मैंने कहा भाई चलो ठीक है, कोई चीज़ एक अच्छी होगी तो तब देखेंगे। तो अभी मतलब बात एक्टिंग की ही चल रही है, तो एक्टिंग से मतलब अभी क्या स्टेटस है प्रेजेंट में आपका? उससे मतलब मोह भंग हो गया है, क्योंकि आप कह रहे हैं श्याम बेनेगल साहब से एक अलग ही आपको इंसाइट मिला, या आने वाले दिनों में कुछ है वैसा प्लान, या अगर कुछ ऑफर होगा तो वो करेंगे? भाई साहब बिल्कुल मोह भंग नहीं हुआ। आज तक मैंने काफ़ी जगह गया हूँ, किसी चीज़ का टॉप नहीं छुपा है। जब परमात्मा वहाँ लेके गया है तो उसकी कोई ना कोई मर्जी है। अब मैं एक अच्छे डायरेक्टर के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें छोटा रोल है मगर ढंग का रोल है, नोटेबल रोल है। तो बिल्कुल कोई अच्छा ऑफर आएगा मैं डेफिनेटली करूँगा। अब दिक्कत क्या है कि जो आ रहे हैं वो जब चने थे तब दांत नहीं थे, अब दांत हैं तब चने नहीं हैं। तो उस बात वो रखी है। तो सबका अपना वो, देखो गलत कोई नहीं है, सब अलग हैं जी। और दूसरी बात क्या है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं चाय कॉफी तक पीता नहीं। अब मैं कहाँ किससे बैठूँगा, जैसे कोई अवार्ड फंक्शन वाले मुझे फ़ोन करते हैं अवार्ड में आ जाओ, आप हंसोगे, ये टीआरपी हो गई, ये होगा। मैंने कहा भाई पहले जितने आदमी जानते वही नहीं संभल रहे, आपके इसमें आ गया तो और फिर इतनी फॉलोइंग आप कर दोगे तो फिर कैसे संभाल पाऊंगा मैं? मैंने कहा भाई 2 पैसे देते हो तो आ जाऊंगा, थोड़े काम आ जाएंगे, नहीं तो इसका क्या फायदा है? तो मतलब ये मतलब वन ऑफ द बहुत रेपुटेड अवार्ड की बात बता रहा हूँ मुझे वहाँ के। तो बाकियों को ही होगा कि जी जाओ और 1 मिनट में कर दो, रो कर दो। तो अब उस तरह के हैं कि भाई ये सब जानते किसको क्या बोलें, क्या कहें और क्या वो करें। बाकी क्या है कि मैं 1-2 अच्छे नोटेबल डायरेक्टर के साथ टच में हूँ। एक चीज़ और है, आपकी ज़्यादा जान पहचान आपका काम रोकती है। ये मैंने देखा। तो आपकी रीच ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा जान पहचान है ना, आपका काम रोक देती है। हमारा दुश्मन वही होता है जिसको हम जानते हैं, जो हमारा करीबी होता है। जो नहीं जानते तो कुछ भी कर लो, कंबल वही खींचेगा जो पास सोएगा। बाहर वाला कोई कंबल खींचने आता नहीं। चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो जर्नलिज्म है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, हमेशा जो हमें रोकेंगे वही जो हमारे खास होंगे। और उस स्लीपर चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो चलते हैं मगर पीछे से सब कुछ पूरी कमर में कीचड़ लगा देते हैं। तो यही है, मैंने देखा, नोट किया। बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो फ़ोन करेंगे, संग्राम जी, उनकी वाइफ को फ़ोन करेंगे, बच्चों को कुछ बता दो ना, घर पे बुलाएंगे और वहाँ पे वो कोई आम आदमी हो तो पागल हो जाएगा, वो वेलकम करने नीचे तक आएंगे गाड़ी से, और फिर वो उसके ढेर सारे एक्ट्रेस होंगे, उनको ऐसे मिलाएंगे, संग्राम जी ये हैं, ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, दूसरा आपका ये है, बच्चों को बता दो। मैं चुपचाप बैठा देखता रहता हूँ कि भाई ठीक है।
और बोलता रहता हूँ कि जी बात सही है, जैसा आप करोगे बच्चे वैसा ही करेंगे, देखेंगे दुनिया, आपके पास पैसा ही बहुत है, सारी चीज़ बहुत है। तो जब अगर मान लो हम 20s में होते, 30s में होते, तो ये सब बातें करते, वो सारी चीज़ करते। अब मैं चुपचाप देखता हूँ, चुपचाप वो करता हूँ, और वैसे भी हमारा DNA ऐसा है कि हम किसी से काम भी नहीं मांग सकते। वो कहते हैं ना, वो हम तो वहाँ से हैं, हम पानी पी के सो जाएंगे, हम भूखे सो जाएंगे, मगर वो सह नहीं कि एक बात बोल सकते, कोई अच्छी चीज़ हो तो देख लेना, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो। कसम से बस यही है। बिल्कुल। मैंने इवन सलमान खान को भी यही बात बोली थी कि भाई साहब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, कुछ साथ काम करने की तो जरूर बताना, वो भी सिर्फ एक बार। उसके बाद क्या बोलेगा आदमी, किससे क्या बोलेगा? और बोलना गलत भी है, क्योंकि वो उसने थोड़ी बुलाया है, सही दूसरे ने थोड़ी बुलाया है। अब मैं सबकी पॉजिटिविटी देखता हूँ, जैसे मान लो सलमान जी को देखो, या शाहरुख खान साहब को देखो, या आमिर खान जी को देखो, या अक्षय कुमार, अजय देवगन, किसी को देखो कि कितने साल से ये इंसान वन ऑफ द मतलब स्टार है, टॉप में से, बिल्कुल टॉप मोस्ट है। अब खूबी और खामी सबके उसमें है, मगर मैं देखता हूँ कि भाई कुछ न कुछ तो कमाल की बात है कि टॉप पे। पहले दिमाग एक बार बीच में क्या होता था कि बीच में थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए कि वो नॉर्मल इंसान होता कि भाई मुझे नहीं हो रहा, मेरा ही होना चाहिए, मैं उससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं उससे ज़्यादा वो हूँ, मैं उससे ज़्यादा ये हूँ। तो भगत का और जगत का हमेशा बैर ही होता है। जब भी कोई भी सही इंसान थे, चाहे भगत सिंह साहब थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे महर्षि दयानंद थे, सब जहर दे के मारे गए, और मरने के 100 साल बाद उनको लेजेंड बनाएंगे, उनकी मूर्तियां लगाएंगे, फिर उनकी पूजा करेंगे। मेरे पड़ोस में एक दादाजी लगते थे, वो उसके 3 बेटे थे, बड़े, 2 तो बड़ी पोस्ट पे और एक बड़ा मतलब उद्योगपति टाइप। वो उसकी रोटियों के लिए बड़ा उसको रहता था बेचारा कि शाम की रोटी कैसे खाएगा। सब बाहर चले गए। जब उसकी डेथ हुई ना, तो तीनों वहाँ जो उसकी तीनों बहुएं थी, वो बहुत झगड़ा कर रही थी उनकी बीवियाँ कि भाई पहला कनस्तर घी का मेरा जाएगा, पहला मेरा जाएगा, और झगड़ा हुआ उनका शमशान पे। फिर मैंने कहा अगर जीता था बेचारा 1 केजी घी भी दे देते उसको तो 2-3 महीने और जिंदा हो जाता, वो जी सकता था। तो स्थिति वो रखी है। जी जी जी। अब हम कहीं जाते हैं, कहीं बात करते हैं, कहीं देखते हैं, तो क्या है कि उनको पता है कि भाई ये इंसान इससे बेहतर है, थोड़ी सी इसको समझ भी है, थोड़ी सी चीज़ें भी हैं, वो कहीं इग्नोर करेंगे, कहीं अपने हिसाब से बात करेंगे। और मेरा नेचर ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं सबसे बहुत प्रेम से बात करता हूँ। आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है संग्राम भाई कि आपको एक बहुत देसी उसका भी अनुभव है, आपको एक बहुत हाई-फाई उसका भी अनुभव है, और आप बहुत खूबसूरती से उन चीज़ों को मिला के जो पेश करते हैं। इसमें बताऊँ, देसी रहोगे तो ठीक है, जो कहते हैं ना, जो अगर जिंदगी वही जी के जाता है, जो थोड़ा सा बेवकूफ़ होता है, जो ज़्यादा समझदार होता है ना, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, आई डिड दिस, आई स्टार्टेड दिस, उनकी कॉन्स्टिपेशन खत्म नहीं होती, वो जिंदगी जी के ही नहीं जाते। जो पागल होता है ना, वही जिंदगी जीता है। उन उलझे रहते हैं इन ख्यालों में, इसमें उसमें, और खुद बताओ यहाँ से डे कुछ जा सकते नहीं। वो कहते हैं ना कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है, इस दरा का इस दरा पे सब दरा रह जाना है, कुछ होना तो जाना है नहीं। तो अब मैं देखता हूँ कई डिफरेंट वो करते हैं। ये जिंदगी तो लीज पे मिली है, रजिस्ट्री इसकी हो नहीं सकती। पता है कि भी जाना है, मेक श्योर करना ये है। तुम पता मैं क्या सोचता हूँ खुश हो गए कि भाई परमात्मा जो आप कर रहे हो ना, कमाल कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो, जो होना हो होने दो ना। अब ये कि भाई कोई कुछ कहेगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ वो होगा, कुछ ये होगा, सच बताऊँ वो फर्क ही नहीं पड़ता। मगर अभी आपको MMA तो रास आ गया, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार दूसरे मुकाबले में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अब मौका मिल गया, तुक्का लग रहा है तो इस चीज में कर रहा हूँ। अगर फेस बच गया तो फिर आगे सोचेंगे। सही बता रहा हूँ, फेस बच गया, देखो मुश्किल बहुत है। हाँ, मुश्किल बहुत है। मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि किलिंग स्पोर्ट्स है, उस तरह की चीजें हैं, मैं बताता हूँ क्या रहता है। MMA क्या है, एक रिंग में आपको छोड़ देंगे, ये ना WWE है ना कोई दूसरा है, रिंग में छोड़ दिया, 5 मिनट का एक राउंड होता है। नॉर्मल मेरा मैच हो 5 मिनट के 3 राउंड है। जब मैं कोई चैंपियनशिप के लिए मुझे मौका मिलेगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया चैंपियनशिप, उसमें 5-5 मिनट के 5 राउंड होंगे। तो 3 राउंड इसमें छोड़ दिया, या तो मैं हार मान लूं या फिर मैं जीत जाऊं। नहीं तो 5 मिनट के बिना आपका सिर फूटो, आपका मुंह टूटो, आपका हाथ टूटो, आपका पैर टूटो, छुड़ाएंगे नहीं। सिर्फ 5 मिनट के बाद वो जो रेस्ट होगा, वो कई 45 सेकंड या 1 मिनट का जो रेस्ट होगा, आपका बस वही रेस्ट होगा, बाकी कुछ है नहीं। तो इसलिए ये वो जो सांडों की वो नहीं करवाते थे, ये तो वो है, मैं सच बताऊं। जी जी जी। और जो वो लड़का था पाकिस्तानी, वो ऐसे सांड की तरह यहाँ पे टक्कर मार रहा था, क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी, नॉर्मली वो था।
तो इसलिए ये स्पोर्ट्स आसान नहीं है, रिस्क तो है बहुत, मगर मैं सोचता हूँ कि भाई मैं भी खेल रहा हूँ और मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मौका मिल रहा है तो ठीक है। मान लो मेरे मेरे गेम खेलने से एक भी बच्चा इंस्पायर होगा तो फिर करना ठीक है। अब मैं ढेर सारी बूढ़े बच्चों से मिलता हूँ, यंग तो होते नहीं है, जवान तो होते नहीं है, वो बूढ़े हो जाते हैं बचपन से। वो पिज़्ज़ा खाएंगे, वो बर्गर खाएंगे, वो फिर वो ढेर सारी चीज़ वो करेंगे और वो उनका अपना एक लाइफ स्टाइल रहेगा। मैं 4 बजे सोऊं, मैं फिर भी 6 बजे उठ लूँगा और अपना वर्कआउट करूँगा। आज लेट भी हो, ज़्यादा भी हो, और फिर दिनचर्या रहेगी। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। कोई बोलते हैं कि भाई ये खाना चाहिए, वो करना चाहिए, और मैं देसी घी अपने साथ रखता हूँ, अपना मीठा साथ रखता हूँ, गुड़ वगैरह, ये सारी चीज़ खाता हूँ जो मतलब खूब करके। तो घर की डाइट और ये सब है ना, तो वो फॉलो करता हूँ, इसके कारण यहाँ तक चल रहा हूँ। मैं वही जानना चाहता हूँ कि जहाँ संग्राम सिंह मौजूद हो और मतलब वर्ल्ड फेमस रेसलर हैं और अब MMA लड़ रहे हैं, तो बात फिटनेस की तो ज़रूर होगी। तो जो हमारे यंग ऑडियंस है उनको आप थोड़ा फिटनेस के टिप्स दीजिए, क्योंकि इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन है आज के ज़माने में। मैं ये बात उन्हीं को बता रहा हूँ कि भैया कभी भी आप घर का खाना उसको सेक्रीफाइस मत करो। आजकल डाइटिशियन क्या है, दूसरे क्या है, वो कहेंगे कि भाई ये मल्टीविटामिन खा लो, इससे ये हो जाएगा, ये प्रोटीन खा लो, ये हो जाएगा, ये चिया सीड है, वो दूसरा सीड है, वो तीसरा सीड है, इसमें प्रोटीन है। और डाइटिशियन क्या है भैया, ये सब फालतू की बात है। आपने 2 रोटी खाई, थोड़े चावल खाए, दाल खाई, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, आपको उतना प्रोटीन मिल गया जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। फिर आप एक्सेस स्पोर्ट्स करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप सुबह थोड़े चने ले लो, मूंगफली ले लो, उनको भिगो दो, रात को वो खा लो। तो घर का खाना कभी भी सेक्रीफाइस मत करो। डाइटिशियन जो ये सब कर रहे हैं वो 90% फ्रॉड काम कर रहे हैं कि भाई ये काम कर दो, आप एंटी एजिंग हो जाएगा और वो हो जाएगा। इसके प्रोसेस को राजा महाराजा रोक पाए। एक इंजेक्शन, एक गोली आपका एंटी एजिंग क्या करेगी? हाँ, अगर आपका नियम टाइम अगर आपका सही है तो वो आपका एंटी एजिंग है कि भाई आप थोड़े से 5-10 साल बाद थोड़े बूढ़े हो गए, मतलब थोड़े पहले की बजाय, बाकी फर्क यही है। तो उस घर का खाना खाओ, आप जहाँ पे भी हो मौसमी खाना खाओ जो मौसम के अनुसार है, मौसम के अनुसार सब्जियां खाओ, उसको सेक्रीफाइस मत करो। टाइम मिले अपने शरीर को एक्सरसाइज जरूर करो। 24 घंटे में 24 मिनट तो दे ही सकते हो ना, तो कम से कम 30 मिनट 1 घंटा। ये तन जितना घूमता रहेगा ना, मन उतना शांत रहेगा, और मन जितना घूमता रहेगा ना, तन उतना शांत रहेगा। तो कोई मिथ नहीं है। मीठा भी जरूर खाओ, दूध भी जरूर पियो, घी भी जरूर खाओ। जो कहते हैं ना कि दूध नहीं पीना है, वो बैठ जाते हैं ढेर सारे, वो कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि भाई जी बस दूध पिया मैंने, ये है। और फिर पशु प्रेमी कहते हैं ये तो भाई क्रूरता है। अरे क्रूरता तब होगी जब दूध वो पिएंगे नहीं, तो उनको पशु को पाले कौन? अपना सोच ठीक कर लो, दूध का, घी का, खूब खाओ, खूब पियो। हमारी जलवायु के हिसाब से बहुत ताकतवर है। बोल दो गेहूं नहीं खाना चाहिए, ग्लूटेन हो गया है, और ग्लूटेन की हमें स्पेलिंग नहीं आती, तो कहां से ग्लूटेन होगा? तो ग्लूटेन ये सब फालतू ही बात। हम गेहूं, ज्वार, बाजरा ये सब खा के बड़े हुए हैं भैया। गेहूं एक ऐसा है कि जो 12 महीने चल जाता है, बाजरा सर्दी में खा जाता है, ज्वार गर्मी में खाई जाती है। बिल्कुल। तो ये सब आम तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। वो देखेंगे इंटरनेट पे जो हेल्थ की बात करते हैं, उनको हेल्थ का कुछ नहीं पता होता। 20-20 साल के बच्चे को ये 6 पैक हो जाएगा, वो 6 पैक जीरो साइज, वो हेल्दी नहीं है, वो सिर्फ दिखने का हेल्दी है। वो हेल्थ से, स्वास्थ्य से दूर चले जाते हैं। आपको एक्सरसाइज करनी है, भले ही पेट निकला है, मोटे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करो। फैट टू फिट, फिट टू एथलीट। आप धीरे धीरे करोगे सब फिट हो जाओगे। मीठा आपकी बॉडी में आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी रखता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, आप में ताकत बढ़ाता है। मीठा खाना छोड़ दो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और सब कुछ डाउन हो जाएगा। उसका फायदा क्या फिर जी के? मीठे में चीनी मत खाओ, आप गुड़ खाओ, अच्छा देसी खांड खाओ, आप अच्छा शहद लो। ये शहद तो मतलब भैया जो मार्केट वाले हैं ये तो सब चीनी बेच रहे हैं। सोर्स से शहद लो, मिश्री लो। तो मैं कह रहा हूं मीठा जरूर खाना चाहिए। जो कहता कि नहीं खाना, और घी तो अमृत है। देसी घी अगर मिल जाता है, देखो मैं मार्केट वाले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि क्या है कि वो कहते हैं ना कि फकीर कभी संगमरमर के मकान में नहीं मिलता, असली देसी घी कभी बनी दुकान पे नहीं मिलता। बिल्कुल। तो भैया आप सोर्स कर लो, वहां से आप ले आओगे। ये सब बेच रहे हैं, मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, मगर इतना ज्यादा नहीं बेच रहे। और कोई भी डिब्बे वाली चीज खाली पेट नहीं खानी है, चाहे वो मैं बेचूं, चाहे दूसरा बेचे, चाहे तीसरा बेचे। डिब्बे वाली चीज खाली पेट खाना, वो धीरे धीरे यानी आप किसी बीमारी को इनवाइट कर रहे हो। आज मैं आपसे कोई बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। अब मान लो मुझे कोई महीने के 5 लाख रुपए मिलते हैं, और मुझे कोई 10 लाख रुपए दे देगा, तो मैं काम थोड़ी करूंगा, मैं तो चद्दर तान के सो जाऊंगा।
ऐसे ही इंटरनली ऑर्गन है, अगर आप इसमें ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा मल्टीविटामिन, ज़्यादा सब डाल लोगे ना, वो आपके इंटरनली ऑर्गन है वो काम करना बंद कर जाएंगे, और वो काम करना बंद कर जाएंगे थोड़े दिन में, फिर आपको ढेर सारी बीमारी होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ो। जिंदगी में दो चीज़ें बहुत बड़ी दुश्मन हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। तो इसलिए जितने करते हैं ना उन सब की मत सुनो। मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है। बहुत से बोलते जी मैं तो लैक्टोस हो गया है। कोई लैक्टोस जन्म से नहीं होता, वो चीजें ऐसी खा लेते फिर बाद में लैक्टोस कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए धीरे धीरे सारी चीज करो। और आजकल ये सारा जो बच्चों को ये सब देखना पड़ रहा है, उसके जिम्मेदार हम भी हैं। हम पेड़ काट रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, बड़ा बड़ा चला दिया, तो भैया हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम देश का विकास नहीं कर रहे हैं, हम देश को पीछे खींच रहे हैं। नेचर इज फ्यूचर। प्रकृति को जिसने बढ़ा लिया, वो सब कर दिया, तो वो देश का विकास है। अभी मैं मेरे गांव में गया तो वहां पे भी बिल्डर आ गए खेतों में, जिसके पास 1 बीघा जमीन भी है ना, वो 20 साल बाद वो सबसे धनवान इंसान होगा। आप खाओगे क्या? आप प्लास्टिक के चावल थोड़ी खाओगे। जमीन बची ही नहीं है, सब अपनी जमीन बेच रहे हैं, सब ये चीजें कर रहे हैं। तो भाई प्रकृति के साथ जुड़ो और सिंपल रहो, साधारण रहो। एक फोटोग्राफर था, उसकी किताब है, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा। पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही होगा। उसने किताब लिखी, वो एक फोटो खींचता था। 20 रुपए में जैसे आप हो वैसा फोटो खिंचवाओ, 30 रुपए में जैसा आप सोचते हो वैसा खिंचवाओ, 50 रुपए में जैसा आप दूसरों को दिखाना चाहते हो वैसा खिंचवाओ। तो उसने लिखा था कि 99% सबने 50 रुपए वाला फोटो खिंचवाया, 20 रुपए वाला किसी ने खिंचवाया, एक जो 1% थे वो 30 रुपए वाला खिंचवाया। तो यानी जिंदगी में क्या है कि हम जो रियल जिंदगी है ना वो ना जीते हैं, ना उस पर बात करते हैं, ना उसका वो करते हैं। हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, आप इंस्टाग्राम खोलो, आप फेसबुक खोलो, आप सब कुछ भी खोलो, आपको लगेगा कि भाई दुनिया बहुत खूबसूरत है, वो तो उसने गाड़ी ले ली है, वो छुट्टी पे जा रहा है, बारिश नहीं कर दिया, दूसरे कर दिया। उसका ना वास्तविक जिंदगी से कोई भी मतलब है ही नहीं। पहले 5 दुश्मन होते थे इंसान के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आजकल 5 और जुड़ गए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो अब 10 दुश्मन हैं। अब मेरे जैसा इंसान भी आजकल फास्ट करना है ना भैया, खाने का फास्ट नहीं करना है, गैजेट का फास्ट करो। मैं एक दिन गैजेट का फास्ट हाफ डे करता हूँ, और सुबह उठ के मैं 2 घंटे मौन व्रत रहता हूँ। शादी होने बाद पूरा दिन तो रह नहीं सकते। 2 घंटे रह सकते हो। और आजकल जमाना चेंज हो गया भैया। पहले क्या होता था, पहले प्रशांत जी शादी होती थी ना, लड़की और लड़की वाले डरे रहते थे, पता नहीं लड़का कैसा होगा, खानदान कैसा होगा। और झूला थोड़ा पीछे आ गया है। अब लड़का डरता है और लड़की का पूरा परिवार डरता है कि लड़की कैसी है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो शुक्र है कि हम उस जनरेशन में नहीं थे ना, तो आजकल तो कोई सांप से कटवा जा रहा है, कोई पत्थर में चिनवा जा रहा है, कोई नदी में फेंका जा रहा है। तो भाई बच्चों को कह रहा हूँ कि भाई क्या है बताओ, इससे अच्छा कि तुम भाई शादी मत करो, ये सब मत करो। मैं समझ सकता हूँ कि पेशेंस लेवल उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, और आजकल शादी करना भी हो भैया, वो जैन जी वही जाने, जी जी जी, उनका भी डिफरेंट है। पर पेशेंस से काम करो तो ठीक है। एक औरत का जो स्वभाव होता है ना, औरत का स्वभाव इंसान के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा हाइपर और चंचल होता है। वो चंद्रमा का वो होता है, डिफरेंट वो। ये हमारे शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। तो कोई पता चले कि कई महिलाएं हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो फिर वो कोई भी बात होगी, जैसे औरत किसी बात को पचा नहीं सकती। युधिष्ठिर ने वो तो श्राप दिया था, जब वो उनकी माता कुंती ने बोला था ना कि पुत्र आपका ये है। तो आजकल जैन जी को भी ऐसा श्राप है कि वो 3 मिनट एक जगह फोकस नहीं हो पा रहा है। हाँ, दिस इज अ चैलेंज, चैलेंज। 3 मिनट। और वो बच्चों का बता रहा हूँ जो 95, 97, 98, मेरा नेफ्यू 90% से ऊपर लेता है हमेशा। उसको कोई काम बता दूं मैं, 3 मिनट एक काम नहीं करेगा। वो नहीं, किसी को भी बता दो आप, 3 मिनट फोकस नहीं है। तो ये थोड़ी सी हम समस्या फेस कर रहे हैं। इन बच्चों को सफलता चाहिए, सब कुछ सब करना है, मगर शॉर्टकट से कुछ भी हासिल नहीं होता है। आपको सफलता चाहिए ना, तो आपको वो ठोकर खानी चाहिए। और जिंदगी में जब भी झटके आ रहे हैं ना, उन झटकों से नहीं घबराना चाहिए। समझ लो कि भाई परमात्मा मौका दे रहे हैं आपकी क्षमता को, आपकी उसको निकालने का, निखरने का, कुछ करने का, वो सब करो। अब मुंबई
कम से कम 5-10 हज़ार तो यूज जाते ही हर रोज। सभी एक्टर बनने ही जाते हैं। जो डायरेक्टर थे, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, दूसरे तीसरे सब एक्टर बनने ही गए थे। वो एक्टर बनने नहीं बने तो नए बच्चे भड़ास में निकालते कई कि भाई छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है। वो बच्चे क्या है कि वो किसी स्टार को देखेंगे ना, उसकी अच्छी आदतें नहीं पकड़ेंगे कि भाई कितनी मेहनत की है। वो ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है या बाकी चीज कर रहा है ना, वो पकड़ लेंगे। वो पार्टी कर रहा है, उसने ये किया, उसने वो किया, वो चीजें गलत है। तो हमें ये देखना है कि भाई जो सही चीज है उसको पकड़ना है। बिल्कुल। और सफलता कोई शॉर्टकट है ही नहीं भाई साहब, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि संग्राम सिंह जी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नॉमिनेट एम्बेसडर हैं उसमें भी शामिल रहे हैं। और मतलब आपने इतने खूबसूरत तरीके से हमें ज़िंदगी के सार को बहुत सरल शब्दों में बताया और आगे पास्ट से लेके फ्यूचर तक की राह बताई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू सो मच।